नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हम इस चैनल पर 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल की निःशुल्क कक्षाएं लेकर उपस्थित हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। और अभी हमारी बिहार भूगोल की कक्षाएं जारी है। और एक हम ब्रीफ यहाँ पर आपको बता दें, जो पहले हम लोग कक्षा डिस्कस कर चुके हैं जिन टॉपिकों को, तो हमने बिहार भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक डिस्कस किया था बिहार का भौतिक स्वरूप। शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे देख चुके होंगे। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक लिया था बिहार का जल संसाधन। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सब टॉपिक बनाकर कई टॉपिक को देखा था, जिसमें पहला टॉपिक था नदी प्रणाली, दूसरा था जल कुंड, तीसरा था जलप्रपात। उसके बाद आगे हमने देखा था सिंचाई परियोजना। अब हम एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक है बिहार की मिट्टी। चलिए, तो उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियों के अंतर्गत पहला हम देखते हैं पर्वत पादीय मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर दें उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, उत्तर बिहार की मिट्टी महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए आपके ज़रूरी है, उसको हम यहाँ नोट करेंगे, आप उसको जानिए। इसमें पहला है पर्वत पदीय मिट्टी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला हम जानते हैं, पहला है विस्तार। तो विस्तार जो है हम बता चुके हैं मैप में आपको, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो पर्वत पदीय मिट्टी कहाँ मिलती है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। यह इसके बारे में पहली जानकारी हुई। दूसरा है कि चूँकि यह मिट्टी जो है वो उसमें रेत ज़्यादा होता है, कंकड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए यह कम उपजाऊ है। ठीक है, तो यह कैसा है? कम उपजाऊ है। ठीक है, इसके आधार पे भी हम मिट्टी का आकलन करते हैं, कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। ठीक है, और तीसरा एक इसके बारे में एक और जानकारी है कि इसमें अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अपर्दन माने टूटना फूटना किसी कारक के द्वारा, जैसे नदी इसको जल बहा के ले जाना। ठीक है, तो अपर्दन की समस्याएं देखने को मिलती है। तो तीन जानकारी पर्वत पदीय मिट्टी के बारे में यहाँ पर आप जान लीजिए। पहला है विस्तार, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है कि इसकी उर्वरा शक्ति कम है, यानी कम उपजाऊ है। और तीसरा है कि यह अपर्दन की समस्या देखने को इसमें मिलता है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी, ठीक है। अब तराई मिट्टी के अंतर्गत पहला हम बिंदु जानते हैं विस्तार। तो विस्तार इसका जो है पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ होकर किशनगंज तक जाता है, एक संकीर्ण पट्टी के अंतर्गत। ठीक है, इसका विस्तार है। बिहार का जो उत्तरी सीमा नेपाल के साथ है, उसके समानांतर इसका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ होता है और किशनगंज तक है। और यह लगभग 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा है कि इस मिट्टी में भी कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कंकड़ रेत की मात्रा अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में बताए हैं कि मिट्टी जो है रेत, सिल्ट और चीका का मिश्रण होता है। और वहाँ पर ही मैंने आपको यह भी बताया कि इन तीनों का जो अनुपात होता है उसके आधार पर मिट्टी को स्वरूप हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
रेत अधिक है, और रेत जहाँ अधिक होगा वहाँ पर वो मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह दूसरी मिट्टियों पर भी फार्मूला लागू होता है। तो आप जैसे ही ये जान जाइएगा कि वो उसमें रेत की मात्रा अधिक है, आप समझ लीजिए कि वह कम उपजाऊ मिट्टी होगी। तो दूसरी जानकारी है कि इस तराई मिट्टी में कंकड़ रेत की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो आप यही पर लिख लीजिए कि यह मध्यम श्रेणी की उर्वरता इसमें देखने को मिलती है, मध्यम उर्वरता। ठीक है, अब इसके बारे में एक और जानकारी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। जैसे मिट्टियों का जब हम वर्गीकरण करते हैं या स्वरूप निर्धारण करते हैं, तो हम आपको यहाँ बता दें कि उसको हम उसके आयन के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। अगर मिट्टी में अम्लीय तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसे हम अम्लीय मिट्टी कहते हैं। अगर उसमें क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसे हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अब अम्लीय मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ कम होती है, और इसका जो निर्माण होता है वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो अम्लीय मिट्टी कम उपजाऊ होती है और उसका निर्माण जो होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है वहाँ शिवालिक श्रेणी के उपस्थिति के कारण, मैंने बताया है आपको जलवायु टॉपिक के अंतर्गत, कि उसमें वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर की वर्षा लगभग पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। अब वो क्षारीय मिट्टी जो है, क्षारीय मिट्टी जल जमाव वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जिसे भारत के जो हरित क्रांति वाले प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण जो जल जमा हुआ खेतों में, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई गई। इस कारण अब यह देखा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में उसी मिट्टी में अब उत्पादन कम हो रहा है, और यह मिट्टी के क्षारीयत्व के कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें क्षारीय तत्वों की वृद्धि हो रही है। अब आगे हम तराई मिट्टी के अंतर्गत एक और पॉइंट को देख लेते हैं कि इसमें किन किन फसलों का उत्पादन होता है। तो फसल जो है तराई मिट्टी में जो उगाए जाते हैं वो है धान, गन्ना। आप देखिएगा मोतिहारी में चीनी मिल है, ठीक है, या उधर में और मुजफ्फरपुर मोतीपुर में भी चीनी मिल है, तो उधर गन्ना की खेती होती है। अगर आप बिहार से हैं और पश्चिमी बिहार में है आपका घर, तो आप इस बात को नोटिस कीजिएगा। उसके बाद इसमें जूट की भी खेती होती है। तो पूर्वी बिहार जहाँ पूर्णिया और अररिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर पटसन की खेती देखने को मिलती है। तो तराई मिट्टी के बारे में हमने जान लिया। तराई मिट्टी के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन है। पहला है विस्तार, जो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक है। दूसरा है कि कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक है। कंकड़ रेत की मात्रा अधिक होने के कारण यह मध्यम श्रेणी की उर्वरता रखती है। और फिर तीसरी जानकारी है कि इसकी प्रकृति अम्लीय है। और चौथी जानकारी है कि इनमें जो इन फसलों का उत्पादन होता है उसमें प्रमुखता है धान, गन्ना और पटसन। और एक यहाँ पर हम आपको और जानकारी दे दें कि तराई मिट्टी का ही एक और अन्य नाम है दलदली मिट्टी। तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि इसे हम दलदली मिट्टी भी कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं तीसरा नंबर, ठीक है, और यह है नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को ही हम नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए नवीन जलोढ़ मिट्टी। और नवीन जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाए गए बाढ़ के से होता है। तो ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ से होता है। अब हम इस मिट्टी के बारे में विशेष जानकारी देखते हैं।
तो इसका विस्तार पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, विस्तार जो है वो है पूर्णिया से चंपारण तक। ठीक है, और जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखाया कि चंपारण की तरफ जाते हुए इसका विस्तार क्षेत्र संकीर्ण होता जाता है, यानी पूर्णिया की ओर ज़्यादा चौड़ा है विस्तार देखने को मिलता है और चंपारण की ओर कम चौड़ा विस्तार देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, मान लीजिए इस मिट्टी के निर्माण के ऊपर, कि इसका विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण की ओर अधिक देखने को मिलता है, तो आप वहाँ गच्चा खा सकते हैं। तो आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि खादर मिट्टी का विस्तार उत्तरी बिहार के मैदान में पूर्णिया जो कि सबसे पूर्वी बिहार के पूर्व में स्थित है, वहाँ से पश्चिम में चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक देखने को मिलता है, किंतु पूर्णिया की ओर यानी पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में यह कम चौड़े क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो पहली जानकारी यह होगी। अब दूसरी जानकारी है कि इसमें किन फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसमें जो फसल उगाए जाते हैं उसमें खदान फसल, और खदान के अंतर्गत मुख्यतः धान और गेहूं, ठीक है, प्रमुख है। तो खादर मिट्टी में जो फसल उगाए जाते हैं उसमें खदान फसलों की प्रमुखता होती है, और उसमें प्रमुख है धान और गेहूं। और पूर्वी बेल्ट जो है वह एक प्रमुख फसल जूट वहाँ पर होता है, तो जूट भी इस मिट्टी में उगाया जाता है। अब हम जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसका उर्वरा शक्ति, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि बहुत अधिक होता है, यानी अधिक उपजाऊ यह मिट्टी है। और अधिक उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक कुछ वर्षों में यह बाढ़ के कारण निर्मित होती है, और जो भी नवीन मिट्टी होगी उसकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी। जैसे हम लोग ही आप देखते होंगे कि जो आदमी ज़्यादा यंग है वो ज़्यादा काम करता है, और जब शरीर बूढ़ा होने लगता है तो कार्य शक्ति कम होने लगती है। तो नवीन मिट्टी है तो नवीन मिट्टी में उत्पादन की संभावना अधिक होगी अपेक्षाकृत पुराने मिट्टियों से। तो यह खादर मिट्टी के बारे में जानकारी रहा। अब हम आगे उत्तरी बिहार मैदान की अंतिम मिट्टी, चौथी बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में जानेंगे। आइए, चौथा बाल सुंदरी मिट्टी। इसका एक विस्तार जो है पश्चिमी बिहार में देखने को मिलता है, उत्तर पश्चिमी बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जान लें कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पहला है कि बाल सुंदरी मिट्टी क्या प्रकृति, क्षारीय होती है। तो आप जान लीजिए कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अम्लीय और क्षारीय जो मिट्टी होती है वह थोड़ा कम उपजाऊ होती है। ये मत अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एकदम से उपजाऊ नहीं होती है, कम उपजाऊ होती है। अम्लीय मिट्टी कम उपजाऊ और क्षारीय मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसका विस्तार किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो पहले विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है पूर्णिया, जहाँ से हम देखते हैं कि खादर मिट्टी का विस्तार है, उस पट्टी के जस्ट नीचे, वहाँ से पूर्णिया से फिर चंपारण तक, पूर्णिया से टू चंपारण। ठीक है,
लेकिन अब इसमें उल्टा है। अब कहिए क्या उल्टा है? तो जहाँ खादर मिट्टी पूर्वी भाग में ज़्यादा चौड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है, वही पूर्वी क्षेत्र में बाल सुंदरी मिट्टी की चौड़ाई विस्तार क्षेत्र यानी कम देखने को मिलता है। वहीं खादर मिट्टी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में आते आते एक संकीर्ण पट्टी में दिखाई देती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में आते आते बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार अधिक चौड़ा देखने को मिलता है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से अपने मैप में नोट कीजिएगा या याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे इसमें कौन सी फसल होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो खदान फसल तो होता ही है, तो वो तो सर्व विदित है खदान फसल, और इसमें कुछ बागानी फसल भी देखने को मिलता है, ठीक है। बागानी फसल के अंतर्गत आम, केला, लीची, ठीक है, इन फसलों का उत्पादन हम देखते हैं। अब आप जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में लीची का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या किस डिस्ट्रिक्ट में केला का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो पटना के बगल में हाजीपुर है, उसे हम वैशाली ज़िला के नाम से जानते हैं। हाजीपुर दरअसल एक शहर है और वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर जो है वो हाजीपुर शहर में अवस्थित है। और उसी तरह से मुजफ्फरपुर है जिला लीची के लिए और वैशाली जिला केला के लिए। तो यह रही उत्तर बिहार मैदान की मिट्टियाँ। अब हम आगे दक्षिण बिहार की मैदान की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। तो शीर्षक नोट करिए, दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार की मिट्टी में मुख्यतः 6 प्रकार देखने को मिलता है। तो आप पहले ही जानकारी रख लीजिए कि दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है उसमें 6 प्रकार देखने को मिलता है, जिसमें पहला प्रकार जो है वह गंगा नदी के तट के जस्ट निकट कगारी मिट्टी देखने को मिलती है, और उसका विस्तार जो है वह भी बक्सर जो है, जो बिहार के सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में नहीं मैंने पश्चिम में है, वहाँ से लेकर भागलपुर तक देखने को मिलता है। जहाँ से गंगा नदी एंट्री होती है बिहार में और जहाँ एग्जिट करती है, वहाँ तक कगारी मिट्टी का विस्तार एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी में देखने को मिलता है। तो पहला हम यहाँ पे नोट करेंगे कगारी मिट्टी, और उसके बारे में सिर्फ एक जानकारी है, वह है कि इसका विस्तार, ठीक है। तो कगारी मिट्टी और इसका जो है विस्तार है संकीर्ण पट्टी में बक्सर टू भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि कगारी मिट्टी बिहार के दक्षिणी मैदान में देखने को मिलती है, और दूसरा कि इसका विस्तार जो है बहुत ही एक संकीर्ण पट्टी में बक्सर से भागलपुर तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस कगारी मिट्टी की पट्टी से सटे हुए एरिया में दूसरी जो दक्षिणी बिहार मैदान की मिट्टी है वह है ताल मिट्टी, ठीक है। तो उसके बारे में जानिए, ताल या ताल मिट्टी, ठीक है। यह भी एक संकीर्ण पट्टी में देखने को मिलती है बक्सर से भागलपुर तक। तो पहला जानकारी इसके बारे में कि विस्तार जो है इसका एक संकीर्ण पट्टी में बक्सर से भागलपुर तक के एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और यह संकीर्ण पट्टी लगभग 8 से 10 किलोमीटर के रेंज की होती है, ठीक है। तो आप यह ताल मिट्टी के बारे में पहला जानकारी नोट कर लीजिए कि ताल मिट्टी जो है वह बक्सर से भागलपुर तक एक संकीर्ण पट्टी में देखने को मिलती है, और इसका जो टच है वो कगारी मिट्टी के साथ है। अब ताल मिट्टी के बारे में हम दूसरी जानकारी को शेयर करते हैं आपसे, वह है कि यह बहुत ही अधिक उर्वर मिट्टी होती है, यानी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है।
तो अत्यधिक उपजाऊ। और अत्यधिक उपजाऊ कैसे होती है, तो इस क्लास में कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बाढ़ के कारण जिन मिट्टियों का निर्माण होता है वो नवीन होने के कारण अधिक उत्पादन क्षमता रखती है। तो इस मिट्टी का भी निर्माण बाढ़ से होता है। और टाल जो है वो हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत कि टाल एक ऐसा क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जलमग्न होता है, और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता है तब यह इसका जल जो है वो वाष्पीकरण होकर सूख जाता है और इस एरिया में खेती की जाती है। और यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है टाल मिट्टी में वो मुख्यतः रबी की खेती होती है। तो फसल में रबी की खेती देखने को मिलती है, रबी की खेती। ठीक है, तो टाल मिट्टी के बारे में यह जानकारी हम देख लिए। अब आगे दक्षिण बिहार की मैदानों के अंतर्गत जो तीसरी मिट्टी हम देखेंगे वह होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो आइए देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है कि इसका विस्तार, तो उसको हम जानते हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसका भी विस्तार जो है वो बक्सर से भागलपुर तक के एरिया में देखने को मिलता है। तो बक्सर टू भागलपुर, ठीक है। तो विस्तार हो गया बक्सर टू भागलपुर, पहला जानकारी। अब दूसरी जानकारी इसकी ये है कि इसके कुछ अन्य नाम हैं। तो अन्य क्या नाम है उसे भी आप जान लीजिए। अन्य नाम करेल या कैवाल मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। करेल या कैवाल मिट्टी इसे हम कहते हैं या जानते हैं, इसका अन्य नाम है। अब इसके बारे में एक और जानकारी है, वह है कि यह भी मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होती है। तो यह मिट्टी क्या है, उपजाऊ कैसा है, तो अधिक उपजाऊ। हालांकि आपको हम यह भी बता दें, ध्यान दिला दें कि नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी, जैसा कि हम पढ़े, जो उत्तर बिहार मैदान में पाई जाती है उसके अपेक्षा यह कम उपजाऊ है। अर्थात यहाँ जैसे ही कम उपजाऊ है तो आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती होगी। काहे कि आप अगर गांव से हैं देखते होंगे कि जिन किसान भाई, गांव में तो किसान बसता है और किसान जो है उसका प्रमुख जो पेशा है वो खेती है, और खेती जो होती है इन मिट्टी में ही होती है। तो आप देखिएगा कि जिन मिट्टी की उत्पादन शक्ति कम है वहाँ पर सिंचाई के साधनों के द्वारा अधिक फसल उत्पादन करने का कुछ प्रयास किया जाता है, उसकी उत्पादकता बढ़ाने की प्रयास की जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जान रहे हैं और उसके बारे में मैंने बताया कि यह अधिक उपजाऊ है, लेकिन यह खादर मिट्टी से कम उपजाऊ है। तो इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप नोट कर लीजिए। और एक इसके बारे में जो जानकारी है वो है कि इसमें फसल जो है, तो इसमें जो फसल है वो होता है खदान, और खदान फसल के अंतर्गत वही प्रमुख धान और गेहूं, ठीक है, धान और गेहूं। अन्य फसलों में है दलहन के अंतर्गत, जैसे अरहर। यह प्रमुख फसलें हैं जो इस मिट्टी में देखने को मिलता है। और इस मिट्टी में जहाँ अधिक सिंचाई देखने को मिलती है वहाँ पर ईख का भी उत्पादन, ईख अर्थात गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप जान गए। यह दक्षिण बिहार मैदान के अंतर्गत तीसरी मिट्टी है जिसके बारे में हम आपसे जानकारी शेयर किए। अब आगे हम देखते हैं बलथर मिट्टी, ठीक है।
तो बलथर मिट्टी का जो विस्तार देखने को मिलता है, पहला तो ये जान लीजिए कि वो गंगा का जो मैदान है और जहाँ तक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद जो दक्षिणी सीमा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, उसके बाद जो एरिया है वो पठारी क्षेत्र पड़ता है। अगर बिहार की मैप से आप अवगत हों तो आप देखते होंगे कि हम प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ते हैं कि उत्तर में पहाड़ है, उसके बाद मैदानी एरिया आता है, फिर दक्षिण में मैदानी एरिया है, उसके बाद पठार है। तो पठार जहाँ से स्टार्ट होता है उस क्षेत्र में यह मिट्टी देखने को मिलती है। तो आप इसका विस्तार के अंतर्गत लिखिए कि इसका विस्तार जो है वह है पठारी क्षेत्र में। अभी हम इसे मैप पे भी देखेंगे। तो पठारी क्षेत्र से में इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरी जानकारी है इसके बारे में वह है कि इसकी प्रकृति, तो प्रकृति जो है इसका है अम्लीय। ठीक है, और अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जो मिट्टियाँ होती है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वह कम उपजाऊ होंगी। अधिकांश उदासीन प्रकृति की जो मिट्टी होती है वही या उसके करीब जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ पाई जाती है, या तो उदासीन हो या उसके करीब हो, उस मिट्टी का उत्पादन क्षमता अधिक होता है। तो बलथर मिट्टी का विस्तार पठारी क्षेत्रों में है बिहार के, और दूसरा कि उसकी प्रकृति अम्लीय है। फिर तीसरा है, जब अम्लीय है तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अम्लीय मिट्टी कम उर्वर होती है। ठीक है, तो यह इसके बारे में तीसरी जानकारी है कि यह कम उर्वर होती है, और कम उर्वर होने के कारण इसका कारण है कि इसमें अम्लीय गुण तो पाया ही जाता है, साथ साथ इसमें रेत कंकड़ की भी अधिकता होती है। रेत कंकड़ अधिक। ठीक है, तो रेत कंकड़ इसमें अधिक देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फसल कि इसके अंतर्गत फसल किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। तो जो भी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, आप अपने गांव घर में भी देखते होंगे, उसमें प्रायः मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। और मोटे अनाज के अंतर्गत कौन? बाजरा हो गया, उसके बाद एक हमारे यहाँ चलता है ज्वार। ठीक है, तो ऐसे फसलों का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। एक और फसल आप नोट कर सकते हैं, कुर्थी। तो बलथर मिट्टी में किन प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? मोटे अनाज, और मोटे अनाजों के अंतर्गत क्या है? बाजरा, ज्वार, कुर्थी। अब ये रही बलथर मिट्टी के बारे में जानकारी। आप विस्तार जहां पर देखें पठारी क्षेत्र, इसमें आप लिख सकते हैं कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी कहाँ पर है? बिहार के पश्चिम में है। यहाँ से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक, राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र में यह देखने को, इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। कैमूर श्रेणी हुआ बिहार के पश्चिम में, और राजमहल की पहाड़ी है भागलपुर में। तो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में बिहार के मैप में आप देखिएगा कि बलथर मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं वह अगली मिट्टी के ऊपर, और यह है लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, तो लाल बलुई मिट्टी दक्षिणी बिहार की मैदान की मिट्टियों को हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारी अगली मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। और पहला इसके अंतर्गत बिंदु है इसका विस्तार। तो इसका विस्तार देखने को मिलता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी क्षेत्र में। ठीक है, कैमूर के पठारी क्षेत्र में यह लाल बलुई मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और पठारी क्षेत्र की मिट्टियाँ प्रायः कम उर्वर होती है। तो एक अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि इसकी उपजाऊ उर्वरता जो है वो कम होगी। तो कम उर्वर यह मिट्टी होती है। दूसरी जानकारी यह है, और जब कम उर्वर मिट्टी होगी तो फिर यह साइंटिफिक
अप्रोच रखिए कि कम उपजाऊ मिट्टी में मोटे अनाज ही उपजाए जा सकते हैं। तो इसमें जो फसल उपजाया जाएगा वो कैसा होगा? मोटा अनाज, मोटा अनाज। तो लाल बलुई मिट्टी के बारे में यह जानकारी रही। पहला, विस्तार रोहतास और कैमूर के पठारी क्षेत्र में। दूसरा, कम उर्वर मिट्टी है यह। और तीसरा कि इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब दक्षिण बिहार के मैदानों के अंतर्गत हम जो अंतिम मिट्टी के बारे में जानेंगे वह है लाल एवं पीली मिट्टी। तो आइए देखते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। तो इसका विस्तार पहले हम देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो बिहार के दक्षिण पूर्व एरिया में देखने को मिलता है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बिहार के, ठीक है। तो विस्तार कहाँ है? वह दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। अगर हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को जानना चाहें तो उनमें है, जान लीजिए, जैसे जमुई, बांका, नवादा, इन एरिया में लाल पीली मिट्टी को देखा जाता है विस्तार। अब इनका निर्माण कहाँ से हुआ है, एक दूसरी जानकारी है, तो वो जान लीजिए कि इसका निर्माण जो हुआ है ग्रेनाइट, जो कि एक आग्नेय चट्टान होती है, ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, और नीस, यह एक रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान से हुआ है, ठीक है। लाल एवं पीली मिट्टी का जो निर्माण है ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से हुआ है। तो दूसरी जानकारी रही लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में कि इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के विखंडन से होता है। और तीसरी जानकारी है कि यह क्षेत्रीय मिट्टी है। और क्षेत्रीय मिट्टी के बारे में आप जानते हैं कि जिसका निर्माण चट्टान की अवस्थिति के साथ हो, तो क्षेत्रीय मिट्टी, यानी जहाँ पर बनी है यह मिट्टी उसी एरिया में यह देखने को मिलती है। और इसमें जो फसल उपजाए जाते हैं वह है मोटे अनाज, और कुछ दलहनी फसल भी देखने को मिलते हैं। दलहनी का अर्थ है जिनसे दाल हम प्राप्त करते हैं, दाल जिससे हम प्राप्त करते हैं, तो दलहनी फसल भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यह रही दक्षिण बिहार की मैदान की मिट्टियाँ। अब हम इसे एक बार मैप पर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं मैप पर। तो यह रहा बिहार का मैप, और उत्तर बिहार की मिट्टियों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में मैप पर चिन्हित कर लेते हैं। यह रही गंगा नदी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यह गंगा नदी के सटे हुए एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी के साथ विस्तारित जो मिट्टी है भागलपुर के क्षेत्र में, उसे हम कहते हैं कगारी मिट्टी। तो यहाँ नोट कर लीजिए, कगारी मिट्टी। और कगारी मिट्टी के जस्ट दक्षिण में सटा हुआ जो एक क्षेत्र पाया जाता है वो है टाल मिट्टी का। तो दूसरा है टाल मिट्टी। अब इससे सटा हुआ एक बड़ा एरिया जो है उसमें देखने को मिलता है, और यह है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इसी का अदर नाम हमने बताया था करैल या कैवाल मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब ये जो कैमूर और बक्सर रोहतास का एरिया है इसमें पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। और एक संकीर्ण पट्टी के साथ इस एरिया में आप यहाँ पर देखिएगा बलथर मिट्टी,
बलथर मिट्टी। और यह बिहार का जो दक्षिणी पूर्वी एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी। तो यह दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ है। पहले है कगारी, फिर है उसके जस्ट समानांतर टाल मिट्टी, उसके जस्ट समानांतर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और पश्चिमी भाग में लाल बलुई मिट्टी, सबसे पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी, और एक संकीर्ण पट्टी के साथ सबसे दक्षिण में बलथर मिट्टी। तो बिहार की मिट्टी का टॉपिक इस तरह से अब समाप्त हो रहा है। और इस मिट्टी के टॉपिक में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम यहाँ शेयर कर देते हैं। पहला तो यह है कि बिहार की जो उत्तरी मैदान है उसमें 90% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कौन? दोनों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो दोनों को मिला दिया जाए तो जो कवरेज एरिया है वो 90% हमारा हो जाता है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार देखा जाता है, तो ऑप्शन होगा जलोढ़ मिट्टी। तो आप टिक लगा दीजिएगा। अगर इनमें भी पूछा जाए विभाजित करके कि किन मिट्टी का खादर या बांगर का विस्तार अधिक है, तो वहाँ पर आप खादर मिट्टी के साथ जाइएगा। और एक जानने के लिए आपको दूसरा पॉइंट यह भी है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है लगभग 33 लाख है, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव देखा जाता है। तो यह टॉपिक इस तरह से समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में आपके साथ होंगे और वो टॉपिक होगा हमारा बिहार का पर्यावरण। तो आप हमें प्रोत्साहित करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।